नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में एनएसएसओ के द्वारा एक दिलचस्प आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के जारी किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बात करेंगे तो लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, लोग अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनएसएसओ ने एक आंकड़ा जारी किया है और इसके आधार पर नीति आयोग का यह कहना है, पूरे डिबेट पर अभी हम चर्चा करेंगे, आप देखेंगे उसके आधार पर नीति आयोग के सीईओ हैं, उनका कहना है कि भारत में गरीबी दर बहुत ही कम हुआ है और गरीबी दर इतना कम हुआ है पिछले 11 साल में, यानी कि 2022-23 का डाटा के आधार पर कहा गया है कि यह 5% से भी कम हो गया है। अब 5% से कम कितना हुआ है यह अनुमान है, यह 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, लेकिन अब यह समझना होगा कि इस आंकड़े में कितनी सच्चाई है। दूसरी बात यह भी देखना पड़ेगा, यह जो पूरा कहा जा रहा है, डिबेट करके ये बताया गया है कंक्लूजन कि गरीबी 5% से कम हो गया है, लगातार आप देख रहे हैं ये चर्चा में आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो इसका आधार क्या है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का क्या कहना है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी कि HCES, इसको लेकर के क्या कहता है, लोगों का, भारतीय लोगों का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है, कहा जा रहा है कि वह अब दूध, दही, अनाज, इन सब पे खर्च ज्यादा हो रहा है। लोगों ने लाइफ स्टाइल अपना चेंज कर लिया है। पिछला आंकड़ा जो हमारे पास था वह 2011-12 का रहा है, यानी कि उसके बाद 11 साल बाद यह सर्वे हुआ है। तो कहा जा रहा है इस बीच में लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत अधिक चेंज हुआ है और दोनों स्तर पर कहने का आधार है कि भारत, जैसा कहते हैं कि गांव में बसता है लेकिन लोग वहां से पलायन करके शहर में आ रहे हैं, तो दो आधार पर इसका सर्वे किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी देखा गया है, गांव में जो लोग निवास करते हैं उनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कैसा है और शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनका कैसा है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके भी बताया गया है। इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, भारत में गरीबी दर 5% से कम, ये नीति आयोग के सीईओ के द्वारा कहना है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस विभिन्न पीसीएस कोर्सेज जारी कर चुकी है। बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी, ये कोर्स जारी किए जा चुके हैं। इस संबंध में आपको यदि विस्तृत जानकारी चाहिए तो यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉवर्टी लेवल्स बिलो 5% क्लेम नीति आयोग चीफ, अब क्या कहना है, किस आधार पर कहना है, जरा हम विस्तार से देखते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हैं, अभी कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम। इन्होंने कहा है और इन्होंने आधार क्या बनाया है, एनएसएसओ के द्वारा जारी किया गया एक सर्वे। अब ये सर्वे में, जैसा मैंने कहा कि इससे पहले जो है वर्ष 2011-12 में हुआ था, तो ये तकरीबन कह सकते हैं 11 साल बाद हमारे पास ये डाटा आया है। तो 11-12 के बाद से भारत के ग्रामीण और शहरी प्रति व्यक्ति व्यय दोगुना हो गया है। इनका कहना है कि इस 11 साल बाद जो हमारे पास ये डेटा आया है, इसके आधार पर यह देखा गया है, आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, कि भारत के लोग जो खर्च कर रहे हैं यह खर्च दोगुना हुआ है या कहीं कहीं तो किसी किसी आइटम्स में 2 गुना से अधिक खर्च हो गया है। लोग यानी कि खर्च कर रहे हैं ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, लोग यदि खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है भारतीय लोगों का, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसा है। देखिए, यह आधार समझने की इसको कोशिश कीजिए आप, ठीक है। और यह दोनों ही स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी कहा गया है। यहां इस डिबेट को भी उठाया गया है कि ग्रामीण और शहरी स्तर पर लगातार यह कहा जाता रहा है भारत के संदर्भ में कि आय की असमानता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आगे आपको डिबेट में बताऊंगा। देखिए, इकोनॉमी जो है वो बातों का खेल नहीं है, आंकड़ों का खेल है, इसलिए डेटा के आधार पे आगे मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि एनएसएसओ ने जो आंकड़े जारी किए हैं अभी 2022-23 का, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये जो आय की असमानता की बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना करते हुए, दरअसल इसमें कमी आई है और आगे भी कमी आने की संभावना बताई गई है। तो इस चीजों पर लेकर के चलते हैं। अब इनका यह भी कहना है, ये जो सीईओ साहब है, इनका कहना है कि देखिए, अब ये चीजें जो हुई है इसके आधार पर गरीबी दर जिस तरह से कम आया है, लोगों का जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वह बढ़ रहा है, इसके आधार पर इनका कहना है कि इन आंकड़ों के आधार पर आरबीआई जो है ब्याज दर आगे जो निर्धारित करेगी उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अभी इन्होंने अनुमान लगाया है, ठीक है। और इनका यह भी कहना है कि रिटेल की इन्होंने बात किया है, तो खुद
खुदरा इन्फ्लेशन जो है, खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक, इसमें खाद्य और अनाज की हिस्सेदारी कम देखी गई है। इनका कहना है कि 11 साल बाद जो ये डेटा आया है, दरअसल लोग, भारतीय लोग जो हैं वह फूड एंड बेवरेज पे लगातार कम खर्च कर रहे हैं। पहले लोग जो है, भारत के लोग, वह अनाज पे, खाने पीने की चीज़ों पे अधिक खर्च किया करते थे, लेकिन यह इसमें कमी आ रही है। और इसमें भी यह देखा गया है कि जैसे पहले लोग गेहूं, चावल इस पे खर्च करते थे, लेकिन कहा गया है कि समय के साथ लोगों के पास अधिक आमदनी हुई है। इससे क्या हुआ है, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, और लाइफ स्टाइल जो चेंज हुआ है, इस वजह से लोग यहां पर भी जो ये फूड एंड बेवरेज में जो खर्च कर रहे हैं, वह दरअसल मिल्क पे कर रहे हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, इन सब चीजों पे अधिक खर्च कर रहे हैं। अब इन सब चीजों पे अधिक खर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि देखिए लाइफस्टाइल में चेंज आया है, लोग उन आइटम्स को खरीद रहे हैं जो जनरली महंगा कहा जाता था, ठीक है, तो वहां पर। इसके अलावा यह भी कहना है इनका कि देखिए फूड एंड बेवरेज जो कि अब जो बताया जा रहा है कि ये लगभग 45.9% के आसपास है, यानी कि 46% आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जिन चीजों में बढ़ा है लोगों का खर्च करने की आदत, वो है फ्यूल और लाइट को लेकर के, क्लोथिंग एंड फुटवेयर को लेकर के, पान तंबाकू पर भी लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि लोग जो है लग्जरियस आइटम उस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और लग्जरियस आइटम पे कब ज्यादा खर्च करते हैं आप मोटा मोटी समझिए, आप खुद को देख करके चलिए। यदि आपके पास इतना ही पैसा हो कि आपका हैंड टू माउथ का सवाल हो, यानी कि आमदनी हो और उससे आप खाना खा लेंगे, थोड़ी बहुत सेविंग हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप लगातार मूवी देखने नहीं जाएंगे, आप कहीं ट्रिप प्लान नहीं करेंगे, आप कपड़े नहीं खरीदेंगे, आप एक्स्ट्रा जूते नहीं लेंगे, इतना ही आप सामान लेंगे जिससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास कई तरह के जूते हों, मार्केट में जो भी नया फैशन आ रहा है उस तरह के आपके पास कपड़े हो जाए, आप लगातार ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप मूवीज देखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ है, यानी कि आपके पास बटुए में अधिक पैसा आया है, तो खर्च करने की कैपेसिटी भी आपकी अधिक हो गई है। मोटा मोटी समझ गए, आप खुद से तुलना करके इन चीजों को देखिए। यही बात जो है, अगर आपको कहूं तो अर्थव्यवस्था की भाषा में यहां पर नीति आयोग के सीईओ समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आंकड़ों के विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर कुछ चीजें आपको समझाते हैं। उससे पहले जरा ये समझ लीजिए, प्रीलिम्स का माहौल है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आने वाला है, और उसको देखते हुए संभव है यूपीएससी इन सब फैक्ट को आपसे पूछ ले कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है, एनएसएसओ क्या होता है। देखिए यहां पर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 कराया गया है, ठीक है। इसकी तारीख अगर देखेंगे तो अगस्त 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक है, ये एक साल का यहां पर समय रखा गया है। यहां पर जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा हुआ है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने इस काम को किया है। इतना मामला क्लियर हो गया है, यहां से कोई भी फैक्ट आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने कुछ बातें कही है, तो सबसे पहले आंकड़ों का विश्लेषण इन्होंने किया, एनएसएसओ के आंकड़ों का, और उस आधार पे जो कुछ बातें कही है, निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है, जरा उस पे हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका कहना है कि इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया डिक्लाइनिंग। भारत में मैं पहले भी समझाया था कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में असमानता की बात की जाती रही, और असमानता को लेकर के एक आधार, यूं तो कई आधार कह सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार कह सकते हैं, फैसिलिटी का आधार कह सकते हैं, बहुत सारे आधार हो सकते हैं, लेकिन जो इनकम को लेकर के कहा गया, आय की असमानता की बात की गई, इनका कहना है कि ये लगातार जो है गिरता जा रहा है, ठीक है। देखेंगे हम आंकड़ों के आधार पर कैसे कह रहे हैं। इनका एक और चीज कहना है कि रूरल इकोनॉमी इज नॉट वीक, जो लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर है। जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हम ये बात कहते हैं कि दुनिया भर का जो है मार्केट वो कोलैप्स हो रहा है, जीडीपी गिर रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर जीडीपी की बात करेंगे उसमें उछाल देखा जा रहा है, ठीक है। तो इनका यह कहना है कि अब जब कहते हैं लोग कि जीडीपी भारत का बढ़ रहा है तो लोग शहरों की चर्चा करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, शहर के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी यहां बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो इसका आकार है पूरी अर्थव्यवस्था का, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यदि खास करके देखें तो उसमें विविधता भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के चर्चा करें, उसके बाद कुछ बातें और भी यहां पर कह रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि शेयर ऑफ फूड स्पेंडिंग डाउन शार्पली, जो बात मैंने पहले भी कहा कि लोग जो है फूड और बेवरेज पे लगातार कम खर्च कर रहे हैं और लग्जरियस आइटम पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, महंगे महंगे घर ही खरीद रहे हैं, महंगे महंगे कार खरीद रहे हैं, ठीक है,
कपड़े खरीद रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि जाहिर सी बात है लोगों के पास, अगर लोग अनाज पे कम खर्च कर रहे हैं और बाकी चीजों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा आया है। इनका यहां पर यह भी कहना है, इस आधार पर इन्होंने सीपीआई इंडेक्स को एक आधार बनाया है। आप जानते हैं सीपीआई बास्केट के बारे में आपने इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट, ठीक है। तो सीपीआई में बहुत सारी चीजें होता है। इन्होंने कहा कि सीपीआई अगर इंडेक्स को लेकर के चलते हैं तो उसमें फूड और बेवरेज की जो हम पहले परसेंटेज देखते थे वो काफी अधिक होता था। तकरीबन भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लोगों का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो फूड बेवरेज का आपको सीपीआई में अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये लगातार गिरता जा रहा है। कैसे गिरता जा रहा है मैं आंकड़ों के आधार पर आपको आगे बता दूंगा। और इन सब का प्रभाव जो है वह जीडीपी ग्रोथ पे और अच्छा पड़ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है और बेहतर कर सकती है। मोटा मोटी समझ गए इतना मामला। चलिए अब यहां से आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। देखिए कुछ आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, लेकिन आपके पास डेटा को एक्सप्लेन करने की ताकत होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था आप तभी समझ पाएंगे, नहीं तो आपको वह जटिल लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत सारे आंकड़े दे दिए और आपका मन उब जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आसान भाषा में हो सके वह आपको समझाया जा सके। देखिए यहां पर कहा गया, ध्यान से देखते हैं, एनएसएसओ का सर्वेक्षण और गरीबी की स्थिति। मैंने पहले भी बताया कि एनएसएसओ का सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे, और उसके आधार पर भारत के गरीबी की स्थिति बताई गई। इतना क्लियर है। चलिए अब यहां पर तुलना किया गया है। पहले भी बताया कि वर्ष 2011-12 में हमारे पास, इससे पहले ये सर्वे हुआ था, तो वो आंकड़े हमारे पास हैं। अब 22-23 में ये सर्वे हुआ है, 11 साल का गैप है, तो हम आधार वर्ष किसको लेकर के चलेंगे, 2011-12 को, और उससे तुलना किसकी करेंगे, 2022-23 की। इतना मामला क्लियर हो गया। और जिस भी चीज की हम तुलना करेंगे, हम शहर और ग्रामीण दोनों स्तर पर तुलना करेंगे, और हमारा फोकस कहां रहेगा, खाद्य पदार्थ जो है उसका और गैर खाद्य पदार्थ जो है उस पर, इसकी तुलना करते चलेंगे। इतना मामला आपको समझ में आ गया। चलिए और यहां सही से देख लीजिए। देखिए 2011-12 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय, यहां पर इस चीज को देखना है, प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि यह 2 गुना से भी अधिक दर्ज किया गया है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है। अब जरा यहां पर देखते हैं, ग्रामीण स्तर पर देखते हैं, ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की बात की गई है। समझ में आ गया, यानी कि खर्च कहां पर किया गया है। अब देखिए यहां पर वर्ष 2011-12 में यह 1430 रुपया व्यय होता था, ठीक है। इतना मामला क्लियर हो गया। अब 22-23 में यह बताया गया है कि यह बढ़ करके 3773 रुपया व्यय पर आ गया है। तो इसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। और उछाल कितना, तो तकरीबन 164% की वृद्धि पिछले 11 साल में ही देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के था, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को लेकर के। अब यहां शहरी की हालत देखते हैं, शहर में क्या चल रहा है, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को लेकर के देखते हैं। 11-12 में जो यह था 2630 रुपया था, लेकिन अब 2022-23 में 11 साल बाद देखा गया है कि यह बढ़कर के यह आंकड़ा 6459 रुपया व्यय हो गया है, और इसमें भी भारी उछाल देखने को मिला है। हालांकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा कमजोर है यहां पर, लेकिन फिर भी 150% के आसपास उछाल है, 146% है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर यही आधार बताया था जो नीति आयोग के सीईओ हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जैसा मैंने आपको कहा था कि खाद्य वस्तु को लेकर के हम चलेंगे, फूड एंड बेवरेज की बात करेंगे, तो खाद्य वस्तु से हम पता करेंगे इन चीजों को और देखेंगे कि कितने लोग खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं और इसके अलावा गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं, और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखेंगे, और 2011-12 भी और 2022-23 भी, ठीक है। इतना आंकड़ा आपको बस समझना है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता रहा है, तो वर्ष 2011-12 में वह 53%। अच्छा, खाद्य वस्तु कहने का क्या मतलब है, मैंने पहले ही बताया कि बिल्कुल मूल बातें जो है, सबसे पहले भोजन होना चाहिए, पेट भरेगा तभी तो कोई काम करेंगे। कहते हैं ना कि भूखे भजन होई ना गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो जाहिर सी बात है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, वह सबसे पहले क्या सोचता है कि पहले पेट भरे, जितनी हम कमाई करें मैं और मेरा पूरा परिवार खा ले, ठीक है। यानी कि बेसिक एक जो उसकी नीड है वह पूरी हो जाए। उसके बाद यदि पैसा बच जाता है तो वह सेविंग करेगा थोड़ी बहुत, उसके बाद यदि पैसा बचता है तो वह लग्जरियस आइटम पे खर्च करेगा। मामला क्लियर। चलिए, तो ये 53% हुआ करता था 11-12 में। अब देखिए 2022-23 में मैंने पहले भी कहा कि ये 46% के आसपास आ गया है, यानी कि इसमें गिरावट आई है।
भारत के लोग जो हैं खाद्य पदार्थ पे अब कम खर्च कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी लग्जरियस लाइफ पे वे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा इसको ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर देखिए, ये हमने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं पर व्यय देखा। अब हम यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर खाद्य वस्तुओं पर कितना व्यय हुआ देखते हैं। देखिए वर्ष 2011-12 में यह 47.15 था, ठीक है, और 22-23 में अगर आप देखेंगे तो यह 54%। तो गैर खाद्य वस्तुओं पर देखेंगे खर्च पिछले 11 साल में बढ़ा है, ठीक है। यहां पर आपको यह आंकड़ा लगभग 7% के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां शहरी क्षेत्रों में जरा देख लेते हैं, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देख लिया खाद्य वस्तु और गैर खाद्य वस्तु पे। शहरी क्षेत्र के खाद्य वस्तुओं पर अगर वह देखेंगे तो वर्ष 2011-12 में यह 43% हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2022-23 का ये जो आंकड़ा कहता है वह 39.2%, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के भी खर्च करने के पैटर्न में वही बातें देखी गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में देखा गया था। यहां पर भी लोग जो है खाद्य वस्तुओं पर कम खर्च कर रहे हैं, अपना जो पैसा है वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको उन्होंने डाइवर्ट कर लिया है बाकी चीजों पे। कहां पे डाइवर्ट किया है? गैर खाद्य वस्तुओं के खर्च पे वह किया है, और 2011-12 में यह तकरीबन जो है वह 57% था और 22-23 में यह तकरीबन 60% के आसपास आ गया है। यानी कि यहां भी देखेंगे गैर खाद्य वस्तुओं पर वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शहरी क्षेत्र में। इतना मामला समझ में आ गया। ये आंकड़ा पहले भी मैंने इसको मोटे तौर पे आपको एक्सप्लेन किया था, अब आंकड़ों के द्वारा बता दिया। अब यहां पर जरा देखते हैं स्पेंडिंग ऑन फूड डिक्लाइनिंग किस तरह से। पहले भी मैंने कहा कि फूड एंड बेवरेज पे लगातार खर्च जो है वह गिरता जा रहा है। इसमें दो चीज देख लीजिए, ये जो कलर है ये आपको बताया गया है, यहां पर देखेंगे रूरल इंडिया के बारे में, और ये वाला कलर जो है वह आपको बताया गया है अर्बन इंडिया के बारे में। यहां पर एक चीज बताया गया है फूड, यहां पर नॉन फूड, दोनों बातें अभी मैं पीछे आपको देखिए यहां पर ये बताया भी था। अब जरा इसको इस चार्ट के द्वारा देख लेते हैं। देखिए यहां पर जब फूड की बातें की गई, देखिए एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? MPCE। आपने इसके बारे में इकोनॉमी पढ़ते हुए पढ़ा भी होगा। 2022-23 का यह आंकड़ा दिखाया गया, रुपये में हम इसको लेकर के चलेंगे। फूड पर अगर देखेंगे तो आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1750, वहीं अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे फूड पे तो 2530 यहां पर आपको नजर आएगा। नॉन फूड पर अगर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2023, और शहरी क्षेत्र में देखेंगे नॉन फूड पर तो 3929, तकरीबन 4000 के आसपास यह आंकड़ा आपको दिखेगा। अब यहां पर देखिए शेयर ऑफ फूड कंजम्पशन इन एवरेज MPC में परसेंटेज के आधार पर देखते हैं। जिस जिस साल जो है सर्वे हुआ था सभी ईयर को यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। अब यहां पर 1999 से 2012 भी दिखाया गया है, 4-5 भी, 9-10 भी, 11-12 और 11-12 के बाद 11 साल का गैप हो गया था, तो 2022-23 का इसके बाद दिखाया गया है। अब यहां पर देखिए रूरल और अर्बन दोनों की स्थिति दिखा दी गई है। यहां पर मैं जो है इस दोनों की तुलना करके आपको बता देता हूं, 2011-12 की और 22-23 की तुलना हम करते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दोनों के आधार पर। ध्यान रखना है यहां पर कि ये फूड कंजम्पशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं भूलना है आपको। अब यहां पर देखिए 2011-12 में, और ये परसेंटेज के आधार पर है, ठीक है, यहां जैसे 52.9% ये हुआ, तो 2011-12 में देखेंगे ये रूरल इंडिया का है, तो यहां पर फूड कंजम्पशन पे 52.9% था, और यहां देखेंगे अर्बन में 42.6% था। जरा देखिए कि 2022-23 में ये क्या हुआ है, 52.9 हुआ करता था 11-12 में। 11 साल बाद आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में ये सिमट करके परसेंटेज के आधार पर 46.4% पे आ गया है, यानी कि यहां पर तकरीबन 8% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बाद शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 2011-12 में 42.6% हुआ करता था। फूड कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, उसमें अगर आप देखेंगे 2022-23 के अर्बन एरिया में तो यह आपको 39.2% दिखने को मिलेगा। तो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 3-3.5% का यहां भी डिक्लाइनेशन देखने को मिला है। तो यही आधार यहां पर जो बताया गया है, लोगों का फूड कंजम्पशन में खर्च कम होता हुआ जा रहा है। दूसरी बात देखते हैं शहरी ग्रामीण असमानता में कमी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नीति आयोग के CEO ने कहा कि जो आय की असमानता की बात है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, उसमें
कमी होता हुआ नजर आ रहा है। जरा देखते हैं आंकड़ों के आधार पर। शहरी और ग्रामीण उपभोग के मध्य का अंतर वर्ष 2011-12 में यह 84% था। 11 साल बाद जो आंकड़ा आया है 22-23 में यह 71% रह गया है। ठीक है, भविष्य में इसके आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ग्रामीण और शहरी इस दोनों में क्या हो सकता है कि आय में जो समानता की बात की जा रही है उसकी पुरजोर संभावना है। एक समय आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं उनकी आय में बहुत ज्यादा समानता काफी हद तक देखने को मिलेगा और समानता धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, आप जो सीपीआई की मैंने आपको बात किया था कि सीपीआई इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि मैंने फूड एंड बेवरेज का चर्चा किया कि किस तरह से किस किस आइटम पे लोग अभी जी कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर देखें सीपीआई को लेकर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक बास्केट होता है। आप ये सब इकोनॉमी में पढ़े होंगे तो बेसिक पे मैं आपको लेकर के नहीं चलता हूं। ठीक है, इस इंडेक्स की अगर चर्चा करते हैं तो यहां पर एक बात समझ लीजिए कि लोग जो खर्च कर रहे हैं, सर्वे के आधार पर यह बताया गया है कि तकरीबन फूड पे कितना खर्च हो रहा है, तो 45.9 अप्रोक्स कितना कह सकते हैं 46% जो है यहां पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2011-12 का आंकड़ा, उसके आधार पर यहां कमी देखी जा रही है। अब यहां यदि कमी हुआ है तो लोग खर्च कहां कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। हाउसिंग, अब एक चीज आपको यह समझना है कि घर पे लोग खर्च कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि अधिकांशतः लोग जो है शहर शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि लोग पलायन करके ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आ रहे हैं। दूसरी बात, आप कहेंगे नहीं बहुत सारे लोग तो अभी भी गांव में रहते हैं। लगभग देश की 50% जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत गांव का देश है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गांव में भी लोग जो है कच्चे मकान में अब नहीं रह रहे हैं, लोग तब्दील कर रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं। सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। तो हाउसिंग में यह बताया गया है कि लोग जो है 10.1% तक अब खर्च कर रहे हैं। तो यहां पर फूड में जो ज्यादा खर्च हो रहा था देखिए गिरा दूसरे जगह पे। ठीक है, अब यहां पर आगे फ्यूल को लेकर के अगर हम बात करें, फ्यूल को लेकर के, लाइटिंग को, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हो रहा है देश का, आप मानते हैं कि नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक समय आप पिछले 10 साल पहले चले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह नहीं था, मतलब सब जगह तो था ही, बहुत जगह नहीं भी था। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बिजली नहीं पहुंची थी, तो जाहिर सी बात है उस ग्रामीण परिवार को, उस हाउस होल्ड को बिजली का बिल भी तो नहीं जाता होगा। तो जाहिर सी बात है उनका खर्च बिजली के बिल पे नहीं होता होगा। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है तो वो उसका उपभोग कर रहे होंगे, और उपभोग कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उन्होंने खरीद लिया होगा तो उस पर भी उनका खर्च हो रहा है। तो इन सब चीजों पर खर्च करने की वजह से फूड पे जो है कम खर्च हो रहा है, और इसका आंकड़ा बताया गया है कि ये 6.8% तक पहुंच गया है, 8% तक गया है। ये 3 आइटम, इसके अलावा भी कुछ चीजों पे, जैसे कि मैंने कहा लग्जरियस आइटम पे, तो क्लोथिंग को लेकर के बात कर लेते हैं, फुटवेयर को लेकर के बात कीजिए, वॉच वगैरह हो गया, लग्जरियस आइटम, इन चीज़ों पे भी लोग खर्च कर रहे हैं और इस पर लोग ठीक ठाक खर्च कर रहे हैं। बड़े मज़े की बात यह है कि ये बताया गया है कि 6.5% तक ये खर्च हो रहा है। इसके अलावा भारतीय लोग हैं तो आप ऐड वगैरह में देखते ही होंगे, पान पे लोग खूब खर्च कर रहे हैं। शौकीन लोग बहुत हैं भारत में, पान पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तंबाकू पे बहुत ज़्यादा, तंबाकू, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5% के आसपास है। इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वह 2.4% है। अब देखिए लोगों का यहाँ पर देखिए, ये जो है आंकड़ा यहाँ पर ये गिरता हुआ नजर आ रहा है और लोग इन चीजों पर ज्यादा खर्च करते जा रहे हैं, लग्जरियस आइटम पे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वह क्या हुआ है, बेहतर हुआ है, तब्दील हुआ है। ठीक है, लोगों के पास पैसा है, लोग इन चीजों पे अब धीरे धीरे कम खर्च करते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये समझना है कि इन चीजों पे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि लोग अब भूखे रह रहे हैं, नहीं, मतलब उनकी जरूरत जो है वो बदल गई है। खर्च करने का जो तौर तरीका है उसमें विविधता आया है, इसको इस तरह से समझना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो सीपीआई जो बास्केट की बात की गई, इसमें फूड का ज्यादा परसेंटेज हुआ करता था। ठीक है, और वह अब 46% तक आ गया है। अब 46 से कहा जा रहा है कि समय के साथ लोगों का इन चीजों पर ज्यादा खर्च बढ़ेगा। तो यहां पर इसी बात को समझना है, सीपीआई बास्केट में
फूड का जो परसेंटेज था वह और भी गिर सकता है, आने वाले समय में 40 से नीचे चला जाए और नीचे चला जाए। तो यहां पर खुदरा मूल्य की जब बात की जाएगी, इन्फ्लेशन की बात की जाएगी, वहां पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी करे और उसको लेकर के ब्याज दर निर्धारित करेगा आरबीआई के द्वारा, तब यहां पर इन सब चीजों को देखा जाएगा और इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब आपको समझ में आया शुरू में जो मैंने बताया था कि नीति आयोग के सीईओ जो हैं सुब्रमण्यम साहब, वो क्या कहना चाहते थे, इसी बात को वो डिटेल से, अर्थशास्त्री हैं, सब कुछ समझ गए और निचोड़ के रूप में लोगों के सामने रख दिया। ठीक है, तो ये बातें यहां पर थी, इसलिए मैंने कहा कि डेटा जानना और डेटा का एनालिसिस करना दो अलग अलग चीज है। इकोनॉमी तब समझ में आएगा, आपको तब महसूस हो जाएगा जब आंकड़ों के खेल को आप समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी ये तो आसान विषय है ही। अब इसको लेकर के थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुछ यहां पर भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, पॉलिसीज है, स्कीम है, योजनाएं हैं। ठीक है, अब सभी योजनाओं पे चर्चा करना तो मुमकिन नहीं है कम समय में। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना। अब इसके तहत क्या होता है, अब कुशल ग्रामीण भारत करेगा विश्व का नेतृत्व, वैश्विक गुरु बनने की बात जो की जा रही है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। कौशल योजना है ना, कीवर्ड से समझिए, किसी भी स्कीम को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शब्दों को अगर आप पकड़ लेंगे तो शब्द से ही व्याख्या हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात की जा रही है। आप कहेंगे यहां पर भी कौशल है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहां भी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो है, इस योजना में ये फर्क है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना जो है ये डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड किस चीज के लिए है, कौशल विकास के लिए। आप कहेंगे फिर से सेम बात। एक और यहां पर चीज है, वो है ग्राम, यानी कि ग्रामीण स्तर के जो युवा हैं उनमें कैसे कौशल विकास हो सके, इसको लेकर के ये डेडिकेटेड है। और ये जो कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये ओवरऑल की बात करता हुआ यहां नजर आ रहा है। जब इन सब चीजों पे आप चर्चा करें ना, तो थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए ये जरूरी हो जाएगा। और आजकल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी काफी चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीबी उन्मूलन को लेकर के कुछ योजनाएं बताने की जो बात कहा था मैंने, उसके तहत है। यहां पर अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है, उचित मूल्य दुकान, 5 किलो चावल और गेहूं दिया जाता है प्रति व्यक्ति प्रति माह, संपूर्ण आहार स्वस्थ परिवार, सरकार का ये इसके लिए टैगलाइन है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है इसके तहत आप जानते हैं आयुष्मान कार्ड बनता है, 5 लाख रुपये प्रति वर्ष, इतना तक आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। 10 करोड़ जरूरतमंद परिवार इससे लाभान्वित होने की बात की जा रही है। यह दोनों तरह के अस्पताल में मिलेगा, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों जगह यूजफुल होगा। 50 करोड़ लोगों को इससे सीधा फायदा मिलने की बात की गई है। और इसके बारे में, आयुष्मान योजना के बारे में, इसे ओबामा केयर, जब वहां पे यूएसए में ओबामा वहां पर हुआ करते थे प्रेसिडेंट, वहां पर ओबामा केयर लाया गया था, उससे तुलना की जाती है और कहा जाता है कि ये योजना जो है 50 करोड़ लोगों को फायदा देगा। यहां पर देखिए 10 करोड़ जरूरतमंद परिवार, तो एक परिवार में तकरीबन हमने रख लिया कि 5 लोग हैं, तो उस हिसाब से अगर 50 करोड़ लोगों को यह फायदा देगा तो विश्व की सबसे बड़ी योजना हो जाएगी हेल्थ सेक्टर को लेकर के। ठीक है, तो अब देखिए यहां एक लाइन था, लेकिन आपने इससे बहुत सारी चीजें इस स्कीम के बारे में समझ लिया है। अब जो मैंने पूरा कहा आपको कि ये जो पूरा काम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, और उसके तहत एक विभाग है, उस विभाग का क्या नाम बताया मैंने, NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 1950 में किया गया था, आजादी के ठीक बाद। सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। कार्य क्या है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। अभी इसने क्या किया, यही काम तो किया है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करके आपके सामने एक डेटा रख दिया, आप उसके आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं, हम लोग अभी डिबेट किए हैं। तो यही सब चीजें हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये सर्वे आया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और प्रीलिम्स आने वाला है, तो चूकना नहीं है। इस टॉपिक पर एक प्रश्न है और इसका जो प्रकृति है इस प्रश्न का, वह प्रीलिम्स के स्तर का है, सही नहीं है, ध्यान देना है। मैं लगातार कहते रहता हूं कि पूछल्ले शब्द जो कमांड में पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए, गलती करने के चांसेस नहीं रहेंगे। सही नहीं है का तात्पर्य क्या होता है कि कौन सा गलत है, सीधा सा मतलब। सबसे पहले इसको डिकोड कर लीजिए ताकि आसानी हो जाए। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। NSSO द्वारा जारी सर्वेक्षण में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय, ठीक है, एक कीवर्ड यहां मिल गया, लगभग 2 गुना दर्ज किया गया है। ओके,
आपको देखना है कि ये सही है गलत है। दूसरा, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जो भारत में क्या करता है, तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है। ये दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको देखना है कि दो स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है कौन सा सही है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिया गया है और फिर जो कमांड है सही नहीं है उसे चुनना है और चुन करके क्या करना है आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप इस तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में गरीबी 5% से भी कम हो गई है? और इसका जो आधार बताया गया है उस आधार में आपको सच्चाई नजर आती है। एक यहां पर एक मैं असाइनमेंट आपके लिए देता हूं। एक्स गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के सी रंगराजन कमेटी एक बना था और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी 2014 के आसपास की बात है। उन्होंने शहरी क्षेत्र को लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के कुछ बातें कहा था कि कितने आय होने चाहिए तो व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। तो क्या उसका आधार था और सी रंगराजन कमेटी के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वह सी रंगराजन कमेटी से जुड़ेगा। जब ये सी रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट आया था उस समय बहुत हाई तौबा मचा था, काफी डिबेट हुआ था। क्या डिबेट हुआ था? यदि आपको याद है उस समय की चीजें, क्योंकि अभी जरूरत है और जरूरत है तो जाकर के पढ़ लीजिए उन चीजों को। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए आप क्या सोचते हैं कि वाकई जो एनएसएसओ का डाटा है, जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनके द्वारा जो कहा गया है कि भारत में लगातार गरीबी कम हो रही है, क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? अपने जो भी आपके विचार हों तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये पूरा जो पीडीएफ है इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल है और ये पूरा निःशुल्क वहां पर टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे पहुंचना कैसे है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक को चटकाइए, आप सीधा पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी लेक्चर होते हैं सारे पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। इसके अलावा संस्कृति आईएएस का व्हाट्सएप चैनल भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को चटकाइए, आप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी जरूरी सूचना है आप तक पहुंच जाए। फिर से बता दूं कि संस्कृति आईएएस ने कई सारे पीसीएस कोर्स को लॉन्च कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं, 9555124124 पर कॉल करके विस्तृत जानकारी लेकर के नामांकन करा सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।